भारतीय जनता पार्टी ने दंगों की और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया, उसके बाद वोटर्स जो था बहुत पोलराइज हुआ। आपको मैं कह दूं कि आप पार्टी को कहीं पर भी 500 वोट क्रॉस नहीं कर पाएगी। मेरे मत विस्तार में भी बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, लोग अब समझने लगे आरएसएस के सामने खुला प्रचंड उनका प्रहार। देश का जुडिशरी किसके पास है, देश का मीडिया किसके पास है, देश के तमाम लोग हिंदू हैं और हिंदू समाज के भी जब भी कभी प्रताड़ित भी हुआ है तो सभी लोगों ने आवाज़ उठाई है। कोरोना का फेलियर था, बेशर्मी से कोरोना का फेलियर, जो महामारी जो थी, जो चाइना से आई, ट्रंप लेकर गए, उसको भी मौलाना साद साहब और मरकज और मुस्लिम समाज पे थोपने की कोशिश की। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की टीम है दरियापुर। और दरियापुर से विधायक हम उनका छोटा सा आपको परिचय दे दें। बीजेपी 27 साल से यहाँ पर है, गुजरात में राज पर है और अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों में अगर कहें तो कोई विधायक बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहा है, अपना खूंटा गाड़ के बैठा है, तो इस समय गयासुद्दीन शेख है वो विधायक। दरियापुर से 3 बार वो जीते हैं। मोदी लहर के प्रचंड जो लहर थी उस बीच में भी वो अपनी विधायकी बरकरार रखने में कामयाब रहे। शेख साहब, आपका बहुत स्वागत है नेक्स्ट टाइम। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, तो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं लेकिन गुजरात से नहीं गुजर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? आचार संहिता का मामला था कि जब वो आते तो उस वक्त ऐसा था कि यहाँ पे चुनाव शुरू हो जाता, इस वजह से उसकी जो थी कि उसको नहीं किया गया कि चुनाव के चलते प्रॉब्लम्स जो है वो आचार संहिता के खड़े होंगे, क्योंकि उसमें जो तादाद और जिस तरीके की जो संख्या है वो बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोग निकल रहे हैं। तो उस वजह से चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि चुनाव का वक्त था और यात्रा शुरू करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 3500 किलोमीटर की यात्रा है, तो चुनाव के चलते इस यात्रा को यहाँ पर और हिमाचल प्रदेश में रोका गया। सर चलिए चलते चलते थोड़ा बात कर लें। सर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुस्लिम मतदाताओं की सभी पार्टियाँ बात कर रही हैं। अगर मैं 1990 से आंकड़े शुरू करूँ तो 1990 में 1, 95 में 2, 2002 7 में बात करें तो 5 विधायक, 2017 में 4 मुस्लिम विधायक चुन के आए। आप बात कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं के उत्थान की। 23% की आबादी है गुजरात में, लेकिन उनके प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस भी तो कम दे रही है ना सर। आपको मैं बताऊं कि एक वक्त था कि कांग्रेस पार्टी 17 नुमाइंदों को टिकट देती थी और 12 जीत करके आते थे, लेकिन 1985 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दंगों की और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया, उसके बाद वोटर्स जो था बहुत पोलराइज हुआ और उनके पोलराइज चलते यानी दिन पर दिन जो थी मुस्लिम समाज की जो संख्या थी वो कम होने लगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सीटों को घटाया गया। पिछली बार भी 7 नुमाइंदों को टिकट दी थी, हम 3 जीत करके आए थे। 3 हैं, हम 4 नहीं हैं, हम 3 हैं और इस मरतबा भी इंशाल्लाह हम लोग 7 सीट वापस से हम इस मरतबा देंगे, क्योंकि मैं बोलूँ कांग्रेस वाहिद एक पक्ष ऐसा है कि जो ऊंची जाति के लोगों को भी, नीची जाति के जो लोग हैं, हमारे जो दलित पछात ओबीसी लोग हैं उनको भी, और साथ साथ में माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, तमाम समाज का अगर जो प्रतिनिधित्व कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद भी हम रख सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक भी नुमाइंदों को टिकट नहीं देती है। सर, एक सवाल और आप ही से जुड़ा हुआ है। भरत बोराट आपके विपक्ष में खड़े होते हैं। 6100 वोट के लगभग आप पिछली बार का मार्जिन रहा। इस बार फाइट को टफ देखते हैं या क्लियर विन है? इस मरतबा जिस तरीके का एंटी इनकम मंसी है और जिस तरीके से मेरा काम है और मैं जब प्रजा में 1 महीने से जा रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि इस मरतबा मैं कम से कम 20,000 वोट से सीट जीतूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं एक वाहिद ऐसा शख्स हूँ कि जिसको मेरा समाज मुस्लिम समाज है वो तो मुझे वोट देता ही है, लेकिन साथ साथ में मुझे फ़ख्र और गर्व है कि मेरा जो यहाँ मेरा मतदाता जो हिंदू समाज जो 60% है, 60% और मुस्लिम समाज 40%, उसके बावजूद भी हिंदू समाज मेरे पे बहुत भरोसा यकीन करता है और हमेशा 20,000 से ज़्यादा वोट मुझे देता है और इस मरतबा 20 नहीं बल्कि 25,000 वोट देगा। इस बार ओवैसी के मतदाता भी यहाँ से AIMIM के मतदाता उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मतदाता उतरेंगे। वोट किसका कटेगा, बीजेपी का या आप लोगों का? आपको मैं कह दूं कि आप पार्टी को कहीं पर भी 500 वोट क्रॉस नहीं कर पाएगी, मेरे मत विस्तार में भी। और रही बात मीम की, तो मीम का भी जो मामला है, कॉरपोरेशन वक्त में एक उनका माहौल था, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह हमने पश्चिम बंगाल में देखा क्या हश्र हुआ,
उत्तर प्रदेश में देखा क्या हश्र हुआ, उससे बुरा हश्र जो गुजरात में होने वाला है। लोगों को पता है कि जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जब हमारी आबादी 35% थी मुसलमानों की, उस वक्त में अगर ये बातें करते तो समझ में आती थी, लेकिन आज ये बातें करना मैं मानता हूँ मुनासिब नहीं है। आज हमारी आबादी 15% है। हम हिंदू भाइयों के साथ सहकार के बगैर हम ना राजनीति कर सकते हैं, ना हम हमारा विकास कर सकते हैं। शेख साहब, आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी के स्थायी राजनीतिक छवि को, स्थायी प्रभाव तो है उनका, उसको आप, उन्होंने अभी वलसाड़ आए, तमाम योजनाओं का आधारशिला और लोकार्पण किया, लगभग अभी 22,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। क्या आपके पास पॉलिसी है जो अरविंद केजरीवाल, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी के स्थायी प्रभाव को आप उस पॉलिसी से टक्कर देने वाले हैं? लोगों को बहुत बरसों से ये पता है, लगभग 2002 के करीब से, जब से यहाँ पर 2001 से नरेंद्र मोदी जी आए, चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें करना, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की जाहिरात करना, लेकिन ज़मीन पे कोई काम उतरता नहीं है। इसलिए लोगों को पता है कि ये चुनावी घोषणा है और इस घोषणाओं में लोग आने वाले नहीं। अभी तक जो मामला था, लोगों ने बहुत उन पर यकीन भी किया, भरोसा भी किया, और उसी की वजह थी कि उनको सत्ता पे भी कंटिन्यू 27 साल वो लोग रहे। लेकिन अब लोगों का जो भ्रम है कोरोना के बाद टूटा है, और बेकारी और महंगाई के बाद तो पूरा का पूरा मामला खत्म सा हो चुका है, और लोगों को एक विश्वास और भरोसा पड़ रहा है कि अब कांग्रेस की ज़रूरत है। क्योंकि 10 साल जिस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार चली, पूरे विश्व में मंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अर्थतंत्र यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा रहने वाला है इस बार। वो कोई पब्लिक उसको सीरियस ले नहीं रही है, नॉन इश्यू है। भारतीय जनता पार्टी नॉन इश्यू की बनाती है, राम मंदिर, उसकी उनकी कोई बात उनकी चलने वाली नहीं, और इस बात पे हम रिएक्शन भी देने वाले हैं, क्योंकि इनका चुनावी हथकंडा है, ये सिर्फ बरगलाने की बात है। और ये इनकी हमेशा से लोगों को पता है कि इनकी चाल और साजिश रही है कि जब चुनाव में इनको लगता है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसे धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेट पे, हम पॉजिटिव फॉर्मेट पे इश्यूज पे, क्योंकि इश्यूज जो है, लोगों के पास रोजी का इश्यू है, रोटी का इश्यू है, बेकारी का है, महंगाई का है। लोगों का जो कोरोना की महामारी के अंदर जिस तरीके से लोगों का अर्थतंत्र टूटा और लोग जो बेकार हुए हैं, उन मुद्दों को ही लेकर के हम चलेंगे। विपक्ष का कहना है राहुल गांधी आएंगे, उनकी 5 सीटें बढ़ जाएगी। आप लोगों का क्या अनुमान है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के आने से सीटों में उछाल आएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, लोग अब समझने लगे आरएसएस के सामने खुला प्रचंड उनका प्रहार है। वो खुल करके आरएसएस की, आज दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो है, वो मोदी और आरएसएस के खिलाफ बोलने से डरती है, लेकिन एक वाहिद राहुल गांधी है कि जो आरएसएस के खिलाफ खुला जो है उन्होंने उनके सामने एक पड़कार दिया है, उनको ललकारा है, और उस बात को लेकर के लोगों को समझाने ही निकले हैं कि ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश के अंदर जो विभाजन कराने वाले लोग हैं, और हिंदू मुस्लिम को विभाजन करा करके ये देश को तोड़ करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी कि जो खुद, जिसका प्रधानमंत्री खुद लोगों को विभाजन करवाता है, हिंदू मुस्लिम में विभाग करवाता है। नहीं तो होता ये है कि प्रधानमंत्री का काम तो ये रहता है कि वो दो कम्युनिटी नज़दीक आए, दो लोगों में भाईचारा बढ़े, देश मजबूत हो, देश महासत्ता है। लेकिन वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की ये पार्टी है। मुझे तो देख करके कभी कभी दुख भी होता है कि दुनिया, अमेरिका और यूरोप कंट्रीज जो है, ब्रिटेन, किस जगह जा रहे हैं। वहाँ मानव अधिकारों की कितनी कीमत है, और यहाँ पे मानव अधिकारी की और मानव मूल्य की कोई कीमत नहीं है। मानव अधिकार बीजेपी वाले बोलते हैं कि हिंदुओं का भी है, उस समय कोई मानव अधिकार की बात नहीं करता, जब एक खास समुदाय की बात आती है तो मानव अधिकार की बात सब लोग करते हैं। बिल्कुल नहीं है। देश के अंदर प्रधानमंत्री आज तक कौन रहे? देश का जुडिशरी किसके पास है? देश का मीडिया किसके पास है? देश के तमाम लोग हिंदू हैं, और हिंदू समाज के भी जब भी कभी प्रताड़ित भी हुआ है तो सभी लोगों ने आवाज़ उठाई है। बात यह है कि हम माइनॉरिटी पे अगर कोई बात होती है तो उसमें तुमको बात भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा एजेंडा है। हमको इनको प्रताड़ित करना है, हिंदू मुस्लिम करके हमको वोट लेना है। लेकिन ये राजनीति खुली हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं कि संकुचित विचारधारा के लोग हैं। ये जो लोग हैं, ये हिटलर की दूसरी औलादे हैं। इनको तो देश में विभाजन कराना है, देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपने वोटों की जो है, क्योंकि ये नाकामयाब है। प्रधानमंत्री देश को कुछ दे नहीं पाए हैं, पर अर्थतंत्र को पूरा का पूरा उन्होंने तोड़ दिया है। कोरोना का फेलियर था, बेशर्मी से कोरोना का फेलियर, जो महामारी जो थी, जो चाइना से आई, ट्रंप लेकर के आए, उसको भी मौलाना साद साहब और मरकज और मुस्लिम समाज पे थोपने की कोशिश की। मैं मानता हूँ इतनी गंदी और इतनी जो नीच हरकत है वो दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं ये हमारे साथ, बहुत धन्यवाद शेख साहब आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और ये अब 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि शेख साहब चौथी बार आ रहे हैं या इस बार बीजेपी दरियापुर में आने वाली। और 8 तारीख को ये भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस सत्ता में 27 साल का सूखा कांग्रेस का ख़त्म होगा या वापस से भाजपा सरकार आएगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने मुद्दे हैं, और
अपने मुद्दे लेकर, अपने वादे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में जा रही है। अब जनता को तय करना है कि उसे किस पर भरोसा रखना है, किसके मुद्दों को अपनाना है और किसे नकारना है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, दरियापुर, शेख साहब के साथ। धन्यवाद।